हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और आज का जो टॉपिक है वह है सिंध पर अरब आक्रमण 712 ईस्वी में जो अरबों के द्वारा जो सिंध की विजय की गई उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 712 में सिंध पे अरबों का आक्रमण हुआ, उससे पहले जो सिंध की स्थिति है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, वो कैसी है, और दूसरी चीज जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी देखें और ये भी जानेंगे कि क्या पहली बार 712 में अरबों का सिंध से संपर्क हुआ या अरबों का सिंध से पहले से भी कोई संपर्क रहा, या भारत से अरबों का कैसा संपर्क रहा या नहीं रहा, इसको भी हम लोग जाने। तो इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सिंध है, यानी अगर ह्वेनसांग को लें तो ह्वेनसांग बताता है कि जो सिंध है, जब हर्ष की जब मृत्यु हो गई, यानी देखा जाए तो हर्ष की जब मृत्यु हुई तो हर्ष की मृत्यु के बाद सिंध एक तरह से बिल्कुल स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र हो गया तो जो 8वीं शताब्दी में सिंध है उसकी भौगोलिक स्थिति ये है कि उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में अरब सागर और पूर्व में कन्नौज और पश्चिम में मकरान तट तक ये एक बड़ा राज्य था। ये और बड़ा राज्य था। दूसरी चीज, जो यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है 8वीं शताब्दी में, यानी एक बड़ा राज्य है और अधिकांश जो जनसंख्या है वो बौद्ध मतावलंबी है। यानी यहाँ लोग अधिकांश जो जनसंख्या थी वो बौद्ध मतावलंबी थी। लेकिन जो सिंध है यहाँ पे 712 में आक्रमण से पहले अरबों का प्राचीन काल से भारत से संपर्क रहा है। यानी जो जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था अरब प्रायद्वीप में, तब से इस्लाम के लोग भारत से संपर्क में थे और जो अरबी व्यापारी हैं वो भारत से वस्तुओं को खरीदते थे और खरीद करके यूरोप और अन्य देशों में निर्यात करते थे और फिर वहां से वस्तुएं खरीद करके भारत लाते थे और भारत में बेचते थे। तो एक तरह से एक मीडिएटर का काम करते थे, यानी व्यापारिक मीडिएटर थे कि जो भारत और अन्य देशों यानी पूर्वी देशों और पश्चिमी देशों और यूरोप के बीच ये व्यापारिक मीडिएटर का काम करते थे। यानी भारत से सामान वहां ले जा करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे और वहां से सामान ला करके भारत में बेचते थे। तो अब बड़ा इनका मधुर संबंध था भारत से अरबों का। और ये लोग जो सैयद सुलेमान नामक एक विद्वान है, उन्होंने बताया कि जो अरब वासी हैं, जो अरब व्यापारी हैं, वो हजारों वर्ष पूर्व से भारत से संपर्क रखे हुए थे। और यहाँ पे आप देखें तो भारत में जो अरब व्यापारी हैं, ये थाना, देवल, खंभात, मालाबार और कन्याकुमारी जैसे बंदरगाहों से ये लोग व्यापार संचालित करते थे। और इतना ही नहीं, खंभात, सोपारा और मालाबार, कल्याण में इनकी बस्तियां भी थी। यानी जो अभी इस्लाम के संपर्क में नहीं थे, यानी इस्लाम धर्म को इन लोगों ने नहीं अपनाया था, फिर उससे पहले भारत के साथ इनका संपर्क था। और जो पश्चिमी तट है वहां से ये व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते थे। तो उस संचालन में इनको भारत से, भारतीय लोगों से इनका बड़ा मधुर संबंध था। और संबंध था इसलिए ये लोग अपनी बस्तियां भी बसा लिए थे, जैसे खंभात, सोपारा, मालाबार, कल्याण, यानी इन जगहों पर ये बस्तियां बनाए हुए थे। यानी एक उपनिवेश बना लिए थे कि जहां रह करके व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करते थे। अब जब संचालित करते थे तो उसका परिणाम ये था कि यहाँ के शासकों ने भी इनको प्रश्रय देने का काम किया। और प्रश्रय देने का काम किया कि जयसिंह सिद्धराज जो चालुक्य वंश का शासक है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल अक्सर करके पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सिविल से लेकर के वनडे एग्जाम तक, कि जो जयसिंह सिद्धराज हैं चालुक्य वंश के शासक हैं। ध्यान दीजिएगा, चालुक्य यानी गुजरात के हैं। और इन्होंने अरब व्यापारियों को मस्जिद बनाने की इजाजत दिया था। यानी जब इन अरब व्यापारी जब इस्लाम को अपना लिए तभी ये व्यापार संचालित करते रहे। और जब इनको अपनी धार्मिक जो उपासना है
इसकी स्वतंत्रता, इनकी इतनी भूमिका है भारतीय व्यापार में कि इनकी जो उपासना की स्वतंत्रता है उसकी भी यहाँ के शासक रक्षा करते हैं और उनको ये उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे जयसिंह सिद्धराज ने इनको मस्जिद बनाने की इजाजत दिया था। दूसरी चीज, जो राष्ट्रकूट शासक है यहाँ पे अमोघ वर्ष, इसने भी मस्जिद बनाने की इजाजत दिया था ताकि ये लोग भारत से व्यापार भी करें और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर इनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो। तो ये इनकी जो भारत की आर्थिक क्रियाएं हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका की ओर संकेत करता है। अब ये लोग जब व्यापार करते थे तो अब देखें कि ये लोग भारत से सुगंधित लकड़ी, चंदन, लौंग, काली मिर्च, कपड़ा और हीरा तथा हाथी दांत का निर्यात करते थे और भारत में जो आयात करते थे यानी विदेशों से वस्तुएं जो ला करके बेचते थे भारत में, उसमें जो महत्वपूर्ण था शराब, तलवार, रेशमी कपड़ा और घोड़ा। ध्यान दीजिएगा कि जब तक यूरोपीय भारत नहीं आएंगे, भारत के साथ व्यापार करने की शुरुआत पुर्तगाली जब तक नहीं करेंगे मध्यकाल में, तब तक जो घोड़े का भारत में आपूर्ति है वह अरबों पर डिपेंड करता है। यानी अरब ही भारत के लोगों को अच्छी नस्ल के घोड़े निर्यात करते हैं और ये जो घोड़े निर्यात करते हैं इसके बारे में बाद में मध्यकाल में जब हम लोग पढ़ेंगे जो आर्थिक क्रियाएं हैं तो उसमें देखेंगे कि अरबों की बड़ी भूमिका है। तो जो राज्य हैं किसी न किसी रूप में अरबों से अपना संपर्क बनाए रखने की कोशिश करते हैं ताकि जो अधिक से अधिक घोड़े प्राप्त कर सके मध्यकाल में भी। तो ये देखिए दक्षिण भारत में भी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है घोड़े को लेकर के। दूसरी बात ये कि जब अभी तो ये बड़ा मधुर संबंध है 8वीं शताब्दी तक, ये देखें कि जब इस्लाम का उदय हुआ उससे पहले, लेकिन जब इस्लाम को इन लोगों ने अपना लिया अरबों ने, तो इनका धीरे धीरे भारत से जो संपर्क है, जो संबंध है, उसका जो संबंध बदलने लगा, यानी संबंध प्रभावित हुए और इन्होंने कहीं न कहीं व्यापार के साथ इस्लाम के प्रसार को भी अपना हिस्सा बना लिया। यानी अब ये सिर्फ व्यापार नहीं करते थे ये लोग, अब इस्लाम के प्रसार को भी अपने कार्यों में शामिल कर लिए। यानी जो अपनी गतिविधियां थी व्यापारिक, उसमें इस्लाम को भी शामिल कर लिया। तो जब इस्लाम को शामिल कर लिया तो भारतीयों से इनकी धीरे धीरे संपर्क क्या होते हैं, संबंध प्रभावित होने लगे और प्रभावित होने लगे। तो उसी का परिणाम आप देखेंगे तो 712 में अरबों द्वारा सिंध विजय, लेकिन उससे पहले भी 8वीं शताब्दी में जो अरबों द्वारा सिंध विजय किया गया 712 में, उससे पहले आप देखिए 7वीं शताब्दी में ही, यानी जब पैगंबर मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई तो उसके जस्ट बाद आप देखें तो अरबों का जो भारत का जो तटवर्ती इलाके हैं, क्षेत्र हैं, बंदरगाह हैं, उन पर इन लोगों ने लूटपाट करना शुरू कर दिया, यानी आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो अभी देखें तो इस तरह जो अरब जो सिंध है, यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या बौद्ध मतावलंबी है और वेलसांग बताता है कि 8वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 7वीं और 8वीं शताब्दी में, यानी जो वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यानी जो जनसंख्या है, जो राजा है, उसके ऊपर प्रकाश डालता है। तो जो 7वीं शताब्दी है वहाँ शूद्र वंश का शासन है, ये बताता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जो 7वीं शताब्दी है उसमें शूद्र वंश का शासन है और ये बौद्ध मतावलंबी है। और दूसरी बात, अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्मावलंबी होने के कारण दोनों में अच्छे संबंध है। लेकिन इस शूद्र वंश का अंत ब्राह्मण वंश ने कर दिया। तो जो 8वीं शताब्दी में जो जिस वंश का शासन है वो ब्राह्मण वंश है और इसी वंश के राजा के काल में, यानी ब्राह्मण वंश के काल में ही सिंध पर अरबों ने विजय किया। लेकिन आक्रमण की अगर स्थिति देखें तो ये 7वीं शताब्दी से ही शुरू हो चुका था। तो इस तरह हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा ये जाने कि सिंध को जानने का स्रोत हमारे पास क्या है, तो बड़ा सीमित है। ध्यान दीजिएगा कि सिंध को जानने का स्रोत क्या है, ये अक्सर करके पूछा जाता है और इसे आप ध्यान भी देंगे कि जो सिंध को जानने का स्रोत है वो एकमात्र हमारे पास जो अच्छी बुक है
यानी जो साहित्य है वह चचनामा है। ध्यान दीजिएगा, चचनामा। अब ये भी पूछता है कि चचनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो चचनामा की रचना किस भाषा में हुई है? अरबी भाषा में। तो सिंध को जानने का एकमात्र एथेंटिक अगर स्रोत है तो चचनामा है, और इसकी रचना किस भाषा में हुई है? अरबी भाषा में। अब अरबी भाषा में हुई है तो ये थोड़ा सा ये भी हम लोग जान लें कि अरबी जो भाषा में चचनामा की रचना हुई है, जो सिंध का इतिहास बताता है, उसकी जो है पहली बार जो है फारसी भाषा में अनुवाद नासुद्दीन कुवाचा, जो आप देखेंगे सल्तनत काल में ये नाम आएगा आगे की वीडियो में, नासुद्दीन कुवाचा का जब सिंध पे अधिकार हो गया, यानी बाद में जब गोरी द्वारा भारत में साम्राज्य स्थापित किया जाएगा, तो सिंध का जो इलाका है वो नासुद्दीन कुवाचा जो गोरी का दास था उसके नियंत्रण में आ गया। तो जब नियंत्रण में आ गया तो उसी के काल में एक कूफी नामक व्यक्ति ने, अबू बकर कूफी इनका पूरा नाम था, इन्होंने अरबी भाषा से चचनामा का फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया, और बाद में यूएम दाऊदी ने इसका अनुवाद फारसी से अंग्रेजी में कर दिया। ध्यान दीजिएगा कि ये जो नेट के जो छात्र इसको देखेंगे तो इसको ध्यान रखिएगा कि रखेंगे कि चचनामा अरबी भाषा में था, और अरबी से कूफी ने फारसी में, और फिर दाऊदी ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद कर दिया। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि ये जो सिंध है उसकी स्थिति कैसी है आक्रमण के समय, और भारत के साथ अरबों का संपर्क कैसा रहा। अब हम लोग देखते हैं कि जो सिंध में जो दो वंश हैं, शूद्र वंश और ब्राह्मण वंश, और इनके राजाओं की स्थिति क्या है, और फिर अरबों का आक्रमण कैसे होता है, फिर उस आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ता है, ये हम लोग आगे चर्चा करते हैं। सिंध पर जो शासक वंश है उसका भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जो 7वीं शताब्दी में जो सिंध पे राय वंश का शासन था, और 8वीं शताब्दी में जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय की, उस समय ब्राह्मण वंश का शासन था। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जो ये 7वीं शताब्दी में राय वंश का शासन था, और राय वंश का जो प्रथम शासक यानी 6 शासकों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से प्रथम शासक राय दिवाजी नाम है, यानी जो पहला शासक का उल्लेख मिलता है राय वंश के, उसका नाम है राय दिवाजी। और दूसरा जो शासक है राय सिंहरस, और तीसरा शासक है राय साहसी, और जो चौथा शासक है राय सिंहरस द्वितीय। ध्यान देंगे हम लोग कि जो राय सिंहरस द्वितीय है, इसके काल में पर्सिया का सिंध पर आक्रमण हुआ था, और पर्सिया का जब सिंध पर आक्रमण हुआ था, यानी पर्सिया का निमरुज नामक शासक ने सिंध पर आक्रमण किया, यानी पर्सिया का निमरुज, और जब आक्रमण किया तो राय सिंहरस द्वितीय की हत्या कर दिया, यानी निमरुज ने राय सिंहरस द्वितीय की हत्या कर दी, और जब हत्या कर दी तो राय साहसी द्वितीय शासक बना। और जब राय साहसी द्वितीय शासक बना तो यहीं पर यह जो राय वंश है यह परिवर्तित हो जाता है, यानी जो इसका राय साहसी द्वितीय का जो मंत्री है ब्राह्मण मंत्री है, और उसका नाम है चाच, और चाच ने राय साहसी द्वितीय की हत्या कर दी। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण मंत्री जो चाच है राय साहसी द्वितीय का, उसी ने राय साहसी द्वितीय की हत्या कर दी, और जब हत्या कर दी तो उसने सिंध में ब्राह्मण वंश की नींव डाली। और सिंध में ब्राह्मण वंश की नींव किसने डाली? चाच ने। और चाच के बाद 2 बड़े महत्वपूर्ण शासक हुए, एक चंदर जो चाच का भाई था, और फिर बाद में जो अंतिम शासक है दाहिर, और इसी दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में पराजित किया, और पराजित करके सिंध से जो ब्राह्मण वंश का शासन है समाप्त कर दिया, और अरबियों का अधिकार सिंध पर करके इस्लामिक शासन की शुरुआत की। तो इस तरह हमने देखा कि जो अंतिम वंश है वो ब्राह्मण वंश है, और उसका जो शासक है वो कौन है? दाहिर है। अब हम लोग देखते हैं
कि सिंध की राजधानी एलोर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिंध की राजधानी क्या है? अलोर है। लेकिन 712 में मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करता है, उससे पहले हमने बताया कि अरबों का आक्रमण जो तटवर्ती क्षेत्र हैं भारत के, अरब सागर के, वहां पर लूट मार के उद्देश्य से पहले से भी संचालित होते रहे। अब उसमें जो 7 आक्रमणों को अगर देखें सिंध पर, तो इसको भी 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। जैसे एक 7वीं शताब्दी में होने वाले आक्रमण और 8वीं शताब्दी में होने वाले आक्रमण। तो जो 7वीं शताब्दी में आक्रमण है, वो पहला आक्रमण 637 में होता है। ध्यान दीजिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के जस्ट बाद, यानी पवित्र खिलाफत के काल में, यानी जो पैतृक खलीफा का काल है, उसी काल में, उमर के काल में, जब खलीफा उमर थे, तो उमर के काल में भारतीय जो तट है, यानी थाना या ठाड़ा जो आप जानते हैं, उस पे आक्रमण किया गया था। और लेकिन ये आक्रमण सफल नहीं हुआ, और इस आक्रमण का उद्देश्य था भारतीय तटों को लूटना। द्वितीय आक्रमण अल हिरिस के काल द्वारा किया गया, नेतृत्व में हुआ, और ये 662 में हुआ। और तृतीय आक्रमण अल मुहको ने 664 में किया। और इन तीनों आक्रमणों का कोई परिणाम नहीं निकला, और इनका उद्देश्य था कि जो भारतीय तट हैं उनको लूटना, यानी थाना, मकरान, भड़ौच और देवल। लेकिन इन तीनों आक्रमणों का कोई परिणाम नहीं निकला। ये तीनों आक्रमण असफल थे, यानी जो 7वीं शताब्दी में आक्रमण हुए, 637, 662 और 664। तो जो नेट के विद्यार्थी हैं वो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग पढ़ते समय छोड़ देते हैं। 8वीं शताब्दी में जो आक्रमण हुआ, यही आक्रमण सफल है। और 8वीं शताब्दी में भी 3 आक्रमण हुए, और 3 आक्रमण में जो पहला आक्रमण है, वो पहला और दूसरा वो असफल होता है, और तीसरा जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया जाता है, वही आक्रमण सफल होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो 8वीं शताब्दी में आक्रमण है, उसकी शुरुआत इराक के गवर्नर अल हज्जाज के नेतृत्व में होता है। यानी जो 8वीं शताब्दी में अरबों का सिंध पर आक्रमण है, उसका नेतृत्व और निर्देशन अल हज्जाज, जो इराक का गवर्नर है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके नेतृत्व में होता है। और जो पहला आक्रमण है ओबेदुल्ला का होता है, और दूसरा जो आक्रमण है बुदैल का। यानी क्रमशः 2 आक्रमणकारियों को भेजता है भारत में, ओबेदुल्ला और बुदैल। ये 711 में ही दोनों आक्रमण होते हैं, ओबेदुल्ला और बुदैल का क्रमशः 711 में। और ये दोनों आक्रमण क्या है? असफल है। लेकिन सिंध में जब 712 में सिंध में जब आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का, वह सफल होता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि 712 में जो आक्रमण हुआ, या जो ओबेदुल्ला और बुदैल का 711 में आक्रमण हुआ और अल हज्जाज के नेतृत्व में, उसके पीछे कारण क्या है? तो उसके पीछे जो मेन कारण है, वो तो है इस्लाम का प्रसार और धन की लूट। 2 चीजें बड़ी हैं। ये कारण है इस्लाम का प्रसार, लेकिन एक बहाना बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं कि आक्रमण के कारण। तो कोई न कोई कारण होगा, ध्यान दीजिएगा। और ये चूंकि फेमस नाम है, कारण फेमस कारण है, इसलिए इसको आपको जानना होता है। हुआ क्या कि एक कहानी गढ़ी गई। वो कहानी ये है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो श्रीलंका में जो व्यापारी रहते थे, अरब व्यापारी लोग रहते थे, उन व्यापारियों की हत्या कर दी गई थी। और हत्या कर दी गई थी तो जो उनके बीवी बच्चे थे और उनकी जो वस्तुएं थी, उसको एक जहाज पर लाद करके अरब भेजा जा रहा था, यानी इराक भेजा जा रहा था। तो जब सिंध के देवल बंदरगाह से जहाज गुजर रहा था, ध्यान दीजिएगा, देवल नामक बंदरगाह से जब जहाज गुजर रहा था, तो यहाँ डाकुओं ने इसको लूट लिया। डाकुओं ने जब लूट लिया, दूसरा एक ये भी कहा जाता है कि जो इराक का गवर्नर है अल हज्जाज, इसको जो श्रीलंका का राजा है, उसने कुछ उपहार में वस्तुएं भेजी, और वह वस्तुएं देवल बंदरगाह पर लूट ली गई। तो यही हम लोग जानते हैं कि देवल बंदरगाह पर जो अल हज्जाज को जो श्रीलंका के राजा ने जब वस्तुएं भेजी, उपहार भेजा,
उसे देवल बंदरगाह पर डाकुओं ने लूट लिया। और यही एक कारण बना करके तो अल-हज्जाज ने, जो सिंध का राजा है तत्कालीन दाहिर, उसे सूचना भेजी कि आप इन डाकुओं को पकड़िए और दंडित करिए और उपहार हमारे क्या करें, प्राप्त कर लें। तो चूंकि दाहिर ने इसमें सक्रियता नहीं दिखाई और उसने असमर्थता व्यक्त की, जिसका परिणाम ये हुआ कि अल-हज्जाज ने सिंध पे आक्रमण करने की योजना बनाई और फैसला किया। तो ये एक कारण माना जाता है कि देवल बंदरगाह पे जो श्रीलंका के राजा द्वारा जो भेजा गया उपहार था, उसको समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। और जब लूट लिया तो फिर उसको उनको दंडित करने के लिए अल-हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण किया। तो जब आक्रमण किया तो अब ये कारण उसके दिखाई देते हैं। अब देखिए कि जब ये दोनों आक्रमण असफल हो गए, बुदैल और अबेदुल्ला और बुदैल का, तब मोहम्मद बिन कासिम ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को, यानी अल-हज्जाज ने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को 712 में सिंध विजय के लिए भेजा। और वह जब सिंध विजय करने के लिए जब वहां पहुंचा, यानी सिंध पर आक्रमण के लिए पहुंचा, तो क्रमशः यहाँ हम लोग थोड़ा सा और अंदर इतिहास में नहीं जाते हैं, सीधे देखते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो हमने बताया कि ये जो 712 में जो 7वीं शताब्दी का जो राय वंश है, ये शूद्र वंश है और ये बौद्ध मतावलंबी है, और अधिकांश जो सिंध की जनता है वो बौद्ध मतावलंबी है। तो ये कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन जब ब्राह्मण वंश आया तो बौद्ध मतावलंबी जो जनसंख्या है कहीं न कहीं इसका विरोध करती है और उसे अपना शासक स्वीकार नहीं करती है। लेकिन ये अपने क्षमता के अनुसार या अपने सैन्य बल के आधार पर इसने शासन स्थापित कर लिया, शांति व्यवस्था लागू कर दी और राज्य करने लगा था। लेकिन कहीं न कहीं जो निष्ठा है वो सिंध की जनता का इस वंश के प्रति कमजोर है। तो जब ये मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करने के लिए पहुंचता है तो सबसे पहले वो देवल पर अधिकार करता है। और देवल पर जब अधिकार करता है तो तब तक ये मोहम्मद जो दाहिर है ये ऑफेंसिव नीति नहीं अपनाता है, ये कहीं न कहीं डिफेंसिव नीति अपनाता है। आगे बढ़ करके कासिम को पराजित करने के बजाय वो इंतजार करता है या घबरा जाता है, उपयुक्त परिस्थितियों की तलाश करता है। लेकिन तब तक होता क्या है कि जब देवल पर विजय कर लेता है तो विजय करने के बाद जब अधिकार कर लेता है तो यहाँ से उसके संसाधनों में वृद्धि होती है और आगे बढ़ता है। नीरून की विजय करता है, फिर सेहवन की विजय करता है और फिर सीसम की विजय करके वो सिंध नदी क्रॉस कर लेता है। और जब सिंध नदी क्रॉस करता है तब जो राजधानी है वहां से दाहिर, जो वर्तमान में सिंध का राजा है दाहिर, वह अपनी सेना लेकर के बाहर निकलता है और बाहर निकल करके अरोर पहुंचता है। यानी अब उसके पास कोई चारा नहीं रह जाता है, मोहम्मद बिन कासिम के मुकाबला करने के अलावा कोई उसके पास चांस नहीं रह जाता है। ऐसे में वो अपनी राजधानी से बाहर निकलता है और अरोर पहुंचता है। ध्यान दीजिएगा, देवल, नीरून, सेहवन और सीसम तक विजय करता है। अगर इसी समय अगर ऑफेंसिव नीति अपनाता दाहिर तो जाहिर सी बात है कि इतिहास कुछ और होता। लेकिन ये तब तक इंतजार करता है जब तक वो सिंध नदी क्रॉस नहीं कर जाता है। और सिंध नदी क्रॉस करता है तो जब अरोर पहुंचता है तो इसी अरोर के मैदान में दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच युद्ध होता है, यानी 20 जून 712 को। और जब 20 जून 712 को युद्ध होता है अरोर के मैदान में तो यहाँ पे दाहिर बड़ी वीरता पूर्वक लड़ता है। लेकिन एक बड़ी विसंगति है, जो भारतीय राजा हैं जब युद्ध करने जाते हैं तो अक्सर हाथी पर बैठते हैं, यानी दूर से ही दिखाई देते हैं कि राजा हमारे बीच है। यानी सेना को पता रहता है और शत्रु को भी पता चलता है कि राजा जिंदा है और वो हाथी पर बैठा हुआ है, दूर से दिखाई दे रहा है। हुआ क्या कि ये बड़ी वीरता पूर्वक वो लड़ा और लड़ते समय वह हाथी से गिर गया और गिरने के बाद जो उसकी सेना थी
यानी बड़ी वीरता से लड़ रहा था, लेकिन जब हाथी को तीर लगी और हाथी को जब तीर लगी तो दाहिर हाथी से नीचे गिर गया, और नीचे गिर गया तो सेना को लगा कि मेरा राजा मारा गया है, अब हम लोग किसके लिए लड़ें। तो सेना जो दाहिर की थी वो बिखर गई। हालांकि दाहिर ने तुरंत घोड़े पर चढ़ करके युद्ध का मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक लेट हो चुका था और अंततः दाहिर पराजित हुआ और मारा गया। और जब मारा गया तो स्थिति परिवर्तित हो गई, यानी अब सिंध पर अरबों का विजय सुनिश्चित हो गया। और सुनिश्चित हो गया तो यहाँ पे जो उसकी पत्नी थी, यानी राजधानी में अरोर में, यानी वो सूर्यमती, यानी उसकी दो पत्नियां थी, एक लाडो नाम था और दूसरे का नाम सूर्यमती। तो सूर्यमती ने अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जौहर व्रत कर लिया था, यानी उसने कटार अपने माने शरीर में घुसा लिया और जिससे मृत्यु हो गई, यानी सूर्यमती ने जौहर व्रत कर लिया। और जो लाडो थी उसने कासिम से विवाह कर लिया। ये ध्यान दें कि जो लाडो थी उसकी दो पत्नियां थी, तो सूर्यमती ने जौहर व्रत कर लिया और लाडो ने विवाह कर लिया। अब जब अरोड़ से वो ब्राह्मणाबाद की ओर बढ़ा, और जब ब्राह्मणाबाद की ओर बढ़ा तो यहाँ पे जो उसका लड़का था दाहिर का जय सिंह ने मोर्चा संभाला। लेकिन कासिम जब इतनी विजय करते हुए ब्राह्मणाबाद पहुंचा तो जय सिंह के लिए ये आसान नहीं रहा कि उसका मोर्चा संभालता। बाद में पता चला कि इतिहासकारों का मानना है कि उसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और 5 वर्षों तक लगभग में शासन किया ब्राह्मणाबाद में। तो इस तरह हमने देखा कि ब्राह्मणाबाद में जय सिंह ने मोर्चा संभाला। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। दूसरी चीज, अब उसकी दो पुत्रियां थी, यानी दाहिर की, एक का नाम सूर्यमती और दूसरे का परमाल देवी। तो सूर्यमती और परमाल देवी की स्थिति यह है कि इनको गिरफ्तार किया मोहम्मद बिन कासिम ने और खलीफा को उपहार में भेज दिया। तो कुछ लोगों का कहना है कि जब ये खलीफा के पास पहुंची तो इन्होंने कहा कि आपके पास भेजने से पहले हमें अपवित्र कर दिया कासिम ने। तो ये कहा जाता है कि इतिहासकारों का मानना है कि जब इन्होंने ये बात कही तो जो खलीफा वालिद था और उसका भाई जब सुलेमान शासक बना तो उसने यानी नया खलीफा बना तो उसने क्या किया कि एक खुन्नस भी माना जाता है कि वो पसंद नहीं करता था, तो कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया और कासिम को गिरफ्तार करके उसे यातना दे करके मार दिया गया। तो इस तरह कासिम ने विजय तो किया सिंध में, लेकिन वो शासन नहीं कर पाया, यानी 712 में उसने विजय कर ली और बाद में जो कासिम के जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने इस पे शासन किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की बात है कि ये तो हुआ कि आक्रमण हुआ तो इस्लामिक शासन स्थापित हुआ, और दूसरी बात जो संबंध है भारत और अरब के बीच ये अलग दिशा में बढ़े, और अलग दिशा में बढ़े तो भारतीय तत्वों को इस्लाम ने प्रभावित किया और इस्लाम को भारतीय तत्वों ने प्रभावित किया। ये कैसे हुआ इसको अब हम लोग देखते हैं। तो इस अरब विजय जब उसने कर लिया तो ये भी माना जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो अरब विजय है वो एक छेपक की तरह है, क्योंकि अगले 300 वर्षों तक जो अरब जो सिंध में इस्लामिक राज्य है वो भारत के शेष भीतरी भागों में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि इस समय भारत के भीतरी भागों में सशक्त राजपूत राज्य हैं और सिंध को अरबों को सिंध से बाहर निकलने नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी जो अरब आक्रमण है वो बाद में जो तुर्क आक्रमण है उसकी एक भूमिका भी तैयार करता है और एक तरह से इस्लामिक जनसंख्या में भी वृद्धि करता है कहीं कहीं। लेकिन वो जो राजनीतिक प्रभाव भले ही कम हो, लेकिन इसका सांस्कृतिक प्रभाव अरबों का भारतीयों पर और भारतीयों का अरबों पर पड़ा, जिसको हम लोग देखते हैं कि जैसे जब सिंध में इस्लामिक राज्य स्थापित हुआ तो जो इस्लामिक शासन के जो सिद्धांत हैं उसे मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया, और लागू किया तो सिंध में सबसे महत्वपूर्ण देखें तो 4 प्रकार के कर आरोपित किए गए जो इस्लाम सम्मत थे, जैसे जजिया, जकात, खुम्स और खराज या खिराज, इसको दोनों नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये 4 कर हैं, जजिया, जकात, खुम्स और खिराज। अब इसमें देखिए कि जो जजिया है ये
ये जो 4 कर हैं इस्लामिक शास्त्रों के अनुसार मान्यता प्राप्त है, इसी को उसने लागू किया। अब इसमें जो जजिया है ये ऐसे लोगों से वसूल किया जाता है जो इस्लामिक राज्य में रहते हैं लेकिन इस्लाम धर्म को नहीं मानते, यानी इस्लामिक राज्य में गैर इस्लामिक प्रजा से एक कर लिया जाता है जजिया, उसका नाम है। और जजिया कर जो देते हैं उनको जिम्मी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जिनसे जजिया कर वसूल किया जाता है उन्हें जिम्मी कहा जाता है। और भारत में अगर पहले जिम्मी आप देखेंगे तो इस सिंध वासी हैं, यानी भारत में जिन्होंने पहली बार जजिया कर दिया, जिन पर इम्पोज हुआ, वो सिंध वासी हैं और उन्हें पहला जिम्मी कहा जाता है। दूसरी चीज़, अगर विश्व में पहले जिम्मी देखें जब इस्लाम का आगमन हुआ तो जो ईसाई हैं वो विश्व के पहले जिम्मी कहलाते हैं, यानी उनसे पहली बार इस्लाम में टैक्स लिया गया जजिया नामक कर। तो यानी जो इस्लामिक राज्य में रहता है उससे लिया जाता है। इन 4 करों पर हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि ये विस्तृत है और इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अरबों का सिंध पे आक्रमण हुआ तो अरबों ने भारतीय जो ज्योतिष है, साहित्य है, कला है, उस पे चिकित्सा पद्धति है, उसका ज्ञान प्राप्त किया और फिर अरबों से भी भारतीयों ने सीखा। जैसे कि अरब में एक परिवार रहता था जो बर्मकिस परिवार के नाम से जाना जाता था, यानी अरब में एक परिवार था जिसे हम बर्मकिस परिवार कहते हैं। वो बर्मकिस परिवार के लोग अब्बासी काल में लगभग में 50 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे, यानी जो बर्मकिस परिवार है यह अब्बासी खलीफाओं के काल में 50 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहे। और ये लोग जो भारतीय विद्वान थे सिंध में, उनको अपने वहां आमंत्रित करते रहे और फिर उनका लाभ अरब वासियों को देते रहे। अब ये जो बर्मकिस परिवार है इस परिवार की जो उत्पत्ति है, माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति भारतीय बौद्धों से हुआ था। जो भारतीय बौद्ध थे वही इस्लाम कन्वर्ट हो गए थे और अरब में बस गए थे। तो इन्होंने भारतीय जो विद्वान हैं उसको अरब में आमंत्रित किया। तो फिर जो भारतीय जो पद्धतियां हैं, चाहे चिकित्सा हो, ज्योतिष हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में, उसका ज्ञान अरबों को भी प्राप्त हुआ। अब अगर अरबों को प्राप्त हुआ तो जैसे कहा जाता है ये एक मनक नामक चिकित्सा अधिकारी था जिसने जो हारून की चिकित्सा की थी, वह उससे क्या हुआ कि ठीक हो गया, यानी वो एक रोग से पीड़ित था। तो ये भारतीय मनक नामक चिकित्सक है। तो इस चिकित्सा पद्धति जो भारतीय है उससे भी अरब लाभान्वित हुए। और फिर एक धन नामक जो चिकित्सा शास्त्री था उसे वहाँ का चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया। दूसरी चीज, अबू बसर, ध्यान दीजिएगा, ये पूछा भी जाता है। अबू बसर नामक एक अरबी था, उसने बनारस में 20 वर्षों तक रह करके जो भारतीय ज्योतिष है उसका अध्ययन किया था। दूसरी चीज, जो भारत में एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है पंचतंत्र, जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। तो पंचतंत्र ये एक तरह से ये कहने का मतलब जो पंचतंत्र है इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं और इसका अरबी भाषा में कलील व दिमनाह नाम से अरबों ने इसका अनुवाद करवाया। यानी अरबी भाषा में जो पंचतंत्र है इसका कलील व दिमनाह नाम से अनुवाद किया गया। तो ये पूछा गया है परीक्षाओं में, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कि जो ब्रह्मगुप्त हैं, ब्रह्मगुप्त की पुस्तक है खंड खांडक, यानी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, यानी कहने का मतलब ब्रह्मगुप्त है। तो इनकी एक पुस्तक है खंड खांडक, इसका भी अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, यानी अरबों ने इसका भी ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अरबी भाषा में अनुवाद किया। दूसरी चीज, जो भारतीय अंक पद्धति है इसका भी अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और उसका अरबों ने भारतीय जो अंक पद्धति है उसका ज्ञान प्राप्त किया। तो इस तरह हम लोग देखें तो जो अरबों का आक्रमण है भारत में वो एक तरह से इंडो इस्लामिक संस्कृति के विकास की दिशा में आरंभिक कदम है। इस पे हम लोग आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि जब इस्लाम का भारत में पूरे प्रसार हो जाता है, यानी तुर्कों का आक्रमण होता है, तो फिर इंडो इस्लामिक कल्चर कैसे डेवलप करता है, इस्लामिक राज्य कैसे स्थापित होती, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।